नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ आसाम से भेजी दीपक जी की सच्ची और डरावनी कहानी। अब मैं आप सभी को कहानी दीपक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम दीपक है और मैं आसाम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। आज मैं जो कहानी आप सभी को बताने जा रहा हूँ वह बिल्कुल सच्ची है और मेरे साथ ही घटित हुआ है। यह बात उस समय की है जब हमारे यहाँ तालाब में मछली पकड़ने का टाइम था। हमारे परिवार का ही एक भाई और उनका दोस्त हमारे गांव के तालाब से मछली पकड़कर दोनों लोग व्यापार करते थे। एक बार हुआ यूं कि मैं भी अपने गांव गया हुआ था। मैं आपको बता दूं कि मैं काम के लिए बेंगलोर में रह रहा हूं। अभी जब मैं गांव गया था तब मेरे पिताजी ने कहा था कि तुम उन भैया के साथ काम करो और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। और साथ में मेरे पिताजी ने यह भी कहा कि तुम्हारे बड़े पिताजी के बेटे भी उनके साथ काम करते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर दूसरे दिन मैं भाई लोगों के साथ चला गया। हम लोग पहले सुबह जाकर तालाब का मुंह बंद किए ताकि बाहर से पानी ना घुसे, और साथ में पानी को खींचने वाला मशीन भी लगा दिए। तालाब काफ़ी बड़ा था। भाई ने मुझे कहा कि दीपक, तुम गांव जाकर खाने का सामान ले आओ। और मैं आप सभी को बता दूं कि तालाब हमारे गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। फिर उसके बाद मैं चला गया। मैं जब वापस तालाब के पास पहुंचा तब धीरे धीरे शाम होने लगा था। मेरे भाई ने कहा कि दीपक, तुम लोग रात को यहाँ रुक जाओ, दिन और रात का दोनों का पैसा मिल जाएगा। हमने उनसे कह दिया ठीक है, वैसे भी हमको तो रुकना ही है, क्योंकि रात को अगर बांध टूट गया तो भैया और उनके दोस्त ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम भी रुक गए। तभी हमारे परिवार का एक और भैया आ गए और वह हाथ में कंबल और धान का जो नारा बोरी में डालकर लाए थे रात में सोने के लिए। हम अब 5 आदमी हो गए थे और अच्छा हुआ हमने रात को खाना बनाने से पहले ही सबने ड्रिंक किया था, जो कि हमारे भैया अपने साथ लाए थे। ड्रिंक करते करते मेरे भैया ने बताया कि थोड़ा और शराब लेकर आओ, और फ़ौरन ही उन्होंने मुझे 300 रुपये दे दिए। तब रात के 8:30 हो रहे थे। मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया और गांव की तरफ चल दिया। जब मैं गांव की तरफ जा रहा था तो वहां का रास्ता बिल्कुल सुनसान था। रास्ते में जो खेत पड़ रहा था वह भी बिल्कुल खाली था, क्योंकि 2-3 महीने पहले ही गांव वाले सभी फसल ले गए और बारिश की वजह से जगह जगह पानी भी भरा हुआ था। मैं गाना गाते गाते आगे बढ़ता जा रहा था। मेरे दोनों पैर घुटनों तक पानी के अंदर थे। मैं मस्ती में गाना गाते गाते आगे बढ़ता जा रहा था। तभी पानी में मुझे किसी की हलचल हुई। मुझे पानी में किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि 3 लोग हों। मैं सोचा कि मैंने नशा कर रखा है, शायद यह मेरा कोई वहम होगा, इसलिए यह सब हो रहा है। मैं फिर चलता रहा तो फिर से वही आवाज़ आने लगी, पानी में किसी के चलने की। मुझे बार बार लग रहा था कि 3 लोग हैं जो पानी में चल रहे हैं। वह लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, पर मुझे उनकी आवाज़ आ रही थी। तभी फ़ौरन मैंने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और पीने लगा। जैसे ही मैंने माचिस जलाई तभी पीछे से 2 आदमियों की भागने की आवाज़ आई। मुझे उस माचिस की रोशनी में उन दोनों आदमियों की परछाइयों का एहसास हुआ। मैं समझ गया कि कोई बुरा साया है आसपास। मैं तुरंत ही भागने लगा। भागते भागते गांव पहुंच गया और फ़ौरन अपने घर से बाइक लेकर दारू लेने चला गया। भैया ने मुझे 300 रुपये दिए थे और मैंने भी अपने कुछ पैसे लगाकर अपने लिए भी एक बोतल ले ली, ताकि मैं भी तालाब तक पीते पीते जा सकूं। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं इतना भी ज़्यादा नशेड़ी नहीं हूँ। मैं तालाब तक पहुँच जाऊँ इसलिए ही पी रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैंने पिया था। फिर मैं दारू लेकर अपने घर आया। अपनी बाइक रखकर तालाब की ओर बढ़ ही रहा था कि पिताजी ने कहा कि दारू लाए हो क्या भैया के लिए। पिताजी की यह बात सुनकर मैं कुछ ना बोला, क्योंकि घर में सभी लोग मुझे दारू पीने के लिए मना करते हैं और हमारे घर में कोई भी दारू नहीं पीता है। फिर पिताजी ने कहा कि ज़रा संभल कर जाना बेटा। पिताजी के इतना कहते ही मुझे और डर लगने लगा
और तालाब से आने तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह सारी बातें मैंने पिताजी को बता दी। पिताजी ने बताया कि वह घोड़ा बाघ है। हमारे आसाम में इसे घोड़ा बाघ कहते हैं, यानी कि हॉर्स टाइगर। मैं घर से अपने साथ चाकू लेकर चल दिया। अगर नहीं जाता तो भैया मुझे बहुत डांटते, तो इसलिए मुझे जाना ही होगा। मैं फ़ौरन घर से निकल गया। कुछ देर गया ही था कि भैया ने मुझे फ़ोन किया और बोले कि कहाँ पहुँच गए। मैंने बताया कि मैं बस आने ही वाला हूँ। ठीक है बोलकर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। मैं भी धीरे धीरे आगे जाने लगा। जाते जाते मैं दारू की बोतल से थोड़ी थोड़ी दारू पीने लगा। तभी उसी वक्त मुझे मेरे पीछे किसी की आवाज़ आई, अकेले ही पिएगा क्या? मैं यह सुनते ही बिल्कुल घबरा गया और पसीना पसीना हो गया। मैं पीछे देखा तो मेरे ही हाइट का एक आदमी, जो कि मुझे ही देखे जा रहा था। उसके पूरे शरीर पर बाल ही बाल थे। मेरा तो दिल मुंह में आ गया। कुछ भी बोलने की ताकत नहीं थी। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मेरा मोबाइल फिर से बजा और वह जो कोई भी था जो मेरे पीछे खड़ा था वह फ़ौरन वहाँ से डर के मारे भाग गया, क्योंकि मेरे मोबाइल पर बजरंग बली का रिंगटोन सेट था। बजरंग बली का नाम सुनते ही मुझ में भी थोड़ी हिम्मत आ गई और मैं ज़ोर ज़ोर से बजरंग बली का नाम लेने लगा। और जो कोई भी मेरे पीछे आ रहा था वह फ़ौरन ही पानी में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके भागने लगा। पानी में किसी की ज़ोर ज़ोर से छप छप करने की आवाज़ आने लगी और मैं भी तालाब तक पहुंच ही गया। और मैंने फ़ौरन ही अपने भाई लोगों को यह सारी बातें बताई। तो मेरी बातें सुनकर मेरे बड़े पिताजी के बेटे ने मुझसे कहा कि यह बात किसी को मत बताना। मैं डर के मारे कांपने लगा। बाद में 2-4 पैग पीने के बाद फिर मुझ में थोड़ी और हिम्मत आई और मैं तालाब के पास गया ताकि बाहर से पानी ना आ सके। तभी मैंने वह आवाज़ फिर से सुनी तो मेरे भाई आगे आकर वह जो कोई भी था उसे गाली देने लगे और मेरे बड़े पिताजी के बेटे को भी बहुत गुस्सा आया और वह भी आगे आकर वहीं जल रही आग से एक लकड़ी उठाकर जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ फेंक के मार दी। तभी वह आवाज़ आनी बंद हो गई और सब लोग वहीं बैठकर दारू पीने लगे। और इस बार हम सभी लोगों ने आग को और ज़्यादा भड़का दिया और काफ़ी तेज़ आग करके वहीं पास में बैठकर पूरी रात बिता डाली। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अब मैं आप सभी को आज की दूसरी कहानी सुनाऊंगा। दूसरी कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप में से कई लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। आज की दूसरी कहानी मैं पहले भी सुना चुका हूँ, पर उस वक्त उस पर इतने व्यूज़ नहीं आए थे। पर वह कहानी काफ़ी डरावनी थी और सच्ची और इंटरेस्टिंग कहानी थी, इसलिए मैं वह कहानी फिर से सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। ये मेरा 30वां जन्मदिन था और इस वजह से मेरी बीवी ब्लेंडा ने मेरे लिए एक कैंपिंग ट्रिप प्लान की थी। वो जानती थी कि मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है, पर उसे कैंपिंग करना उतना पसंद नहीं था। उसे घर के आरामदायक बिस्तर में ही रहना, सोना और घर का आरामदायक माहौल ही पसंद था। कैंपिंग में एक हफ्ते किसी टेंट में घर से दूर रहना बिना टीवी और इंटरनेट के, यह उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। पर उसने यह सब मेरी खुशी के लिए प्लान किया था। मुझे उससे और मोहब्बत हो गई। आज शहर का मौसम काफ़ी खूबसूरत सा महसूस हो रहा था। हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसमें बस एक हल्की सी चादर ओढ़ने का दिल करे। कल की रात मैंने थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए मेरी बीवी ने मुझे सुबह आराम से देर तक सोने दिया। फिर मैं आराम से उठा, एक कप कॉफ़ी पीकर नहाने के लिए चला गया। जैसे ही झरने का पानी मेरे बदन पे गिरा, मैं काफ़ी अच्छा अनुभव करने लगा। मैंने सोचा था ये ट्रिप हमारे बीच के रिश्ते और हमारी नज़दीकियों के लिए काफ़ी अच्छा होगा।
क्योंकि हम दोनों ही जॉब करते हैं और दोनों काफ़ी बिजी रहते थे। पर मेरी बीवी ने तो अब प्यार करना ही छोड़ दिया था। ऐसा नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, प्यार तो है, पर अब वो नज़दीकियाँ नहीं थी। कुछ मिनट्स बाद मैंने अपने बाथरूम के दरवाजे की खुलने की आवाज़ सुनी। सामने देखा तो मेरी बीवी खड़ी थी। वो पूरी नग्न अवस्था में थी। मैंने उसे एक अलग ही अवतार में देखा। उसके बाल लाल रंग के थे, शरीर में कुछ नए नए टैटूज थे और उसकी नाभि में एक बाली लटकी हुई थी। उसने कुछ बोला नहीं, बस मेरे करीब आ गई और मुझसे बेहद प्यार करने लगी और जीवन का हर वो सुख देने लगी जो इतने समय से हमारे बीच गायब था। मैं काफ़ी खुश और आश्चर्य था क्योंकि मेरी बीवी आज मुझे अपने स्वभाव के विपरीत प्यार कर रही थी। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट है और अपने काम में काफ़ी माहिर थी। पर आज के उस पानी के झरने के नीचे बिताया हुआ हमारा खूबसूरत पल और ब्लेंडा का ऐसा रूप मैंने आज तक नहीं देखा था। जबकि हम दोनों कॉलेज के ज़माने से साथ हैं। कुछ वक्त बाद हम वहाँ से निकलने के लिए तैयारी करने लगे। मैंने टेंट और सामानों को कार में रखा और ब्लेंडा का इंतज़ार करने लगा कि वो अपना काम जल्दी से ख़त्म कर आ जाए। मैंने कार का हॉर्न बजाया और ब्लेंडा को इशारा किया कि जल्दी से आ जाओ, हम निकलने के लिए रेडी हैं। कुछ सेकंड बाद ब्लेंडा एक बहुत ही प्यारी सी हॉट ड्रेस पहन के, जिसमें उसके शरीर के अंगों का भी प्रदर्शन हो रहा था, और एक लाल रंग की ऊंची हील वाली सैंडल पहन के कार के अंदर आई, जैसे मानो कोई मॉडल हो। हमारी शादी के 10 सालों में मैंने उसे इतने सुंदर से कपड़ों में और अदाओं में 2-4 बार ही देखा होगा, जैसे आज इतने सालों बाद देख रहा था। सुबह का वो खूबसूरत पल, वो प्यार भरा वक्त, वो टैटू, वो नाभि की बाली और वो उसके लाल लाल बाल, और आज ये खूबसूरत सी ड्रेस, क्या ये सब मेरे लिए है, मेरे बर्थडे के लिए? मैंने पूछा तो ब्लेंडा तुरंत मेरे करीब आकर मुझे ऐसे किस करने लगी जैसे इस दुनिया में सिर्फ मैं और वो ही है। और उसने मुझसे कहा, ये हमारे लिए है, हम दोनों के लिए। मैंने अपनी कार स्टार्ट की और हम वहाँ से निकले। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था और ये सुहाना मौसम हमारी यात्रा को और सुहाना बना रहा था। ब्लेंडा ने कहा, क्यों ना हम कार की खिड़की खोल कर रखें और अच्छे अच्छे गाने सुने। ब्लेंडा ने अपने बालों को खोला और लहराते हुए गाने सुन रही थी और कुछ देर में वो सो गई। मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मैं आराम से अपनी कार ड्राइव कर रहा था और रेडियो में अच्छे अच्छे गाने सुन रहा था। बीच बीच में मैं ब्लेंडा की तरफ भी देखता था और मुझे बस आज की सुबह का ही ख्याल आता। सूरज की किरणें ब्लेंडा के शरीर में पड़ रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं हमेशा से ही उसकी ओर आकर्षित था, मगर आज ब्लेंडा की ये छोटी सी ड्रेस मुझे उसकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। मेरा ये जन्मदिन काफ़ी अच्छा है, मैंने खुद से कहा। ब्लेंडा उठ चुकी थी और खिड़की के बाहर के नज़ारों का मज़ा ले रही थी। हम पेट्रोल पंप के करीब पहुंच चुके थे। रेडियो के गाने में बाधा आने लगी और रेडियो में अब समाचार प्रस्तुत होने लगा। सुबह के 11 बजे एक और खून हो चुका था शहर में। सुबह से यह 30वें मर्डर की खबर आ रही थी। शहर के लोकल पुलिस कर्मियों ने कुछ भी कहने से इनकार किया और कहा, खोजबीन चल रही है, आप सभी से निवेदन है कि कृपया घर पर ही रहें। घर के दरवाज़ों को अच्छे से बंद करके रखिएगा और किसी भी तरह की उल्टी सीधी या
अजीब सी घटना का अनुभव हो तो तुरंत हमें फ़ोन करके सूचित करें। मैंने ब्लेंडा से पूछा, क्या तुमने ये खबर सुनी? ब्लेंडा ने हाँ में सर हिलाया और मुंह घुमाकर सो गई। मैंने ब्लेंडा से कहा, चलो पेट्रोल पंप के बगल वाले दुकान से कुछ बर्फ़ खरीद लेता हूँ कूलर के लिए। तुम बर्फ़ उठाओ, तब तक मैं पेमेंट कर देता हूँ। ब्लेंडा ने मुझे अलग सी निगाहों से देखा, जैसे ना जाने क्या हुआ हो। मैं बर्फ़ लेकर वापस अपनी कार की तरफ आता। कार की डिक्की खोला और सोचा इस बर्फ़ को कूलर में डाल देता हूँ, पर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कार की डिक्की में ना तो कोई कूलर था और ना ही कोई कैंपेन का टेंट था। डिक्की में बस ब्लेंडा की खून से लिपटी हुई लाश थी। ब्लेंडा मर चुकी थी। वो उस छोटी वाली ड्रेस में भी नहीं थी जिसे देखकर मैं तब से आकर्षित हो रहा था। ब्लेंडा अपनी नॉर्मल सी सलवार कमीज में थी। उसके बाल भी लाल नहीं बल्कि काले काले ही थे। उसके हाथ पैर रस्सी से बांधे हुए थे और उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था। मैं बिल्कुल सदमे में आ गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। मैंने डिक्की के दरवाजे को हल्के से नीचे किया और कार की सामने वाली सीट में देखने लगा। ब्लेंडा वहां नहीं थी। मैं पागल हो रहा था। मैं दौड़कर उस दुकान में गया जहां से मैंने बर्फ़ ली थी, तो मैंने देखा उस दुकान के मालिक का गला कटा हुआ है और वहां पूरा खून ही खून फैला हुआ है। मैं चीखने चिल्लाने लगा और अपने घुटनों के बल गिर पड़ा कि यह सब क्या हो रहा है। फिर तुरंत पुलिस वालों की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती है कि अपने हथियार नीचे रख दो और खुद को हमारे हवाले कर दो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने खुद को देखा तो मेरे हाथ में एक बड़ी सी तलवार है और मेरे पूरे शरीर में खून ही खून है। फिर जैसे ही मैंने सामने वाली दीवार पर लगे आईने में अपनी तस्वीर को देखा तो मैं उस छोटी सी ड्रेस में था जिसमें से टैटू अच्छे से दिख रहा था और मेरी नाभि में बाली लटकी हुई थी। वो लाल बाल और वो लाल हाई हील्स की सैंडल। जैसे ही मैंने वो छवि देखी और आईने में मेरी छवि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और वह छवि अपने होठों पर लाल लिपस्टिक लगाने लगी। पुलिस दुकान के अंदर आ जाती है और मुझे गिरफ्तार कर लेती है 32 खून के इल्ज़ाम में, जिसमें एक ब्लेंडा भी थी और एक इस दुकान का मालिक भी। अब मैं यह सब लिख रहा हूँ क्योंकि अब मैं इस जेल की यात्रा, इस फांसी की सज़ा के लिए तैयार था। कुछ वक्त पहले पादरी जेल में मुझसे मिलने आए थे और मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहे थे। मैंने कहा आज मेरा जन्मदिन है। मैं हंसा, मैं रोया और अपने खाने का आखिरी निवाला खाया। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को कहानी समझ में आ गई होगी। अगर किसी को समझ में ना आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी यूएसए में रहने वाले एक व्यक्ति की है जिसने रेडिट वेबसाइट पे अपनी ये कहानी शेयर की थी अपने फांसी से पहले। तो दोस्तों, अगर आप सभी को भी अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं उन पर वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा और अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर अपलोड करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। बात आज से 30 साल पहले की है, जब
सिनेमा घरों में फिल्म का लास्ट शो 12 बजे ख़त्म होता था। उस दिन शरद रात थी। जगदीश फिल्म देखकर घर लौट रहा था। घर के रास्ते में रेलवे का फाटक पड़ता था। उसने देखा रेड लाइट है और धीरे धीरे फाटक नीचे हो रहा है। उसने जल्दी से फाटक बंद होने से पहले साइकिल फाटक के नीचे से निकाल ली, लेकिन संतुलन नहीं बना पाया और साइकिल समेत लड़खड़ाता हुआ रेल की पटरी पर आ गिरा। वह जल्दी से उठा और साइकिल उठाने के लिए झुका तो उसे लगा कोई उसके कंधे पर आकर बैठ गया है। उसने कंधा झटकते हुए कहा, कौन है? कौन है? कौन है मेरे कंधे पर? नीचे उतरो। उसने कंधे की ओर देखा, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह डर गया। उसने साइकिल उठाई और तेजी से पटरी पार करने लगा, लेकिन साइकिल आगे की ओर नहीं बढ़ रही थी। उसकी साइकिल को कोई पीछे की ओर खींच रहा था। जगदीश बहुत डर गया। उसने साइकिल वहीं छोड़ी और घर की ओर भागा, लेकिन अपने कंधे पर किसी को बैठा महसूस कर रहा था, इसलिए ज़्यादा तेजी से भाग नहीं पा रहा था। कोई उसे आवाज़ दे रहा था, रुको, अपनी साइकिल तो लेते जाओ। रेलवे लाइन क्रॉस करके जब वह रुका और पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा एक लड़की उसकी साइकिल लेकर आ रही थी। उस लड़की ने जगदीश से कहा, आप पटरी पर साइकिल छोड़ मेरे भाई को कंधे पर बिठाकर कहाँ लेकर भाग रहे हो? जगदीश ने डरते हुए अपने कंधे की ओर देखा। कोई 4-5 साल का बच्चा उसके कंधे पर बैठा था। वह बच्चे को देखकर डर से चीख पड़ा। जगदीश के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वह थरथराकर कांप रहा था। लड़की ने जगदीश को साइकिल पकड़ाते हुए कहा, मेरे भाई को अपने कंधे से नीचे उतारो। लेकिन जगदीश कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह एक ही स्थान पर खड़ा रहा। लड़की ने इस बार अपने भाई से कहा, चिंटू बेटा, ऐसे किसी अजनबी के कंधे पर नहीं बैठते, नीचे उतरो अंकल के कंधे से। उस लड़की ने भाई को उतारना चाहा, पर उस बच्चे ने जगदीश का सिर को कसकर पकड़ते हुए कहा, दीदी तुम यहाँ से जाओ, मैं अंकल के साथ ही जाऊँगा। लड़की ने गुस्सा दिखाते हुए लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे कंधे से नीचे उतारने लगी। वह लड़का रोते हुए बोला, मुझे वहाँ नहीं जाना। लड़की ने अपने भाई को ज़बरदस्ती जगदीश के कंधे से उतारा और जगदीश से बोली, जब फाटक बंद था तो आपको रेल लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए था। जगदीश ने डरते हुए कहा, मुझे मालूम था गाड़ी आने में अभी समय है, उसके आने तक मैं लाइन क्रॉस कर लूँगा। वह लड़की जगदीश को गुस्सा करते हुए बोली, जो गलती तुमने की वही गलती मेरे माता पिता ने भी की थी। वह तो लाइन क्रॉस कर गए, पर पिता के कंधे पर बैठा मेरा भाई रेल की पटरी पर गिर गया। मैं उसे पटरी पर से उठा ही रही थी कि तेजी से आती ट्रेन हम दोनों बहन भाई को कुचलती निकल गई। फिर उदास होते हुए लड़की बोली, मेरे पिता यदि फाटक खुलने का इंतज़ार कर लेते तो आज हम भाई बहन जिंदा होते। जगदीश को तो पहले से ही उसी पर शक था। अब उसकी बात सुनकर विश्वास हो गया कि वह आत्मा से ही बात कर रहा है, तो डर से वह बेहोश होकर गिर गया। जब होश आया तो घर पर था। उसके परिवार वालों ने कहा, एक भली लड़की अभी कुछ देर पहले बेहोशी की हालत में तुम्हें छोड़ कर गई थी। घर वाले उस लड़की को लेकर चर्चा करने लगे कि रात में लड़की बाहर क्या कर रही थी, उसे कैसे पता चला कि तुम कहाँ रहते हो। हमें तो वह लड़की कुछ रहस्य में लग रही है। जगदीश ने अपने आप को संभालते हुए सारी बात परिवार वालों को बताई। सभी जगदीश की बात सुनकर डर गए। अगले दिन पूजा पाठ कर उसके गले में भगवान का लॉकेट डाला गया, लेकिन 30 साल से वह महसूस करता आ रहा है कि अक्सर उसके कंधे पर उस बच्चे की आत्मा बैठती है। वह जब परेशान हो जाता है तो उसके कंधे से कोई बच्चे को उतार ले जाता है।
वह 30 साल पहले की खौफनाक रात उसके जीवन का हिस्सा बन गई है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की तीसरी कहानी सुनते हैं। रात का समय, एक तो पहाड़ी इलाका, ऊपर से बस भी बड़ी देर में मिलती है। दोस्त ने तो मना किया था कि रात वाली बस से मत जा, सुबह की बस से चले जाना, लेकिन मैं माना नहीं। माँ का फ़ोन आया था कि पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो मैं चल पड़ा। मैं यहाँ दोस्त के साथ छुट्टियों में उसके घर आया था, उसका पहाड़ी घर देखने। यहाँ आकर दिल को बहुत सुकून और तसल्ली मिली, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, तो दोस्त आधे रास्ते तक छोड़ गया। उसने तो कहा था कि वो पक्की सड़क तक छोड़ देता है, लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि रात हो गई है, तुम लौट जाओ, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। और मैं यहाँ अकेले ही निकल पड़ा। ऊंचा नीचा पहाड़ी रास्ता, रात के अंधेरे में इक्के दुक्के मकान ही थे जिनमें से रोशनी नज़र आ रही थी, और मैं चलता चला जा रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद मुझे पक्की सड़क दिखाई दी। मैंने सोचा चलो पार हो गए। एक तो अनजानी जगह, और सच कहूँ तो मुझे डर भी लग रहा था। मैं पक्की सड़क पर आ तो पहुँचा, लेकिन बहुत देर के इंतज़ार के बाद भी बस आने का नाम नहीं ले रही थी। ऊपर से अंधेरा, दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। वहाँ एक चाय की दुकान भी थी, लेकिन इतनी रात को शायद वो भी बंद हो जाती है। थोड़ी देर के बाद एक बस आई और मैं उसमें बैठ गया। मैंने ड्राइवर से पूछा शहर तक जाना है, लेकिन वो बोला कुछ नहीं, बस सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। फिर शहर से मुझे दूसरी बस पकड़नी थी अपने शहर जाने के लिए। मैंने बस के यात्रियों को देखा, सब अजीब से लग रहे थे। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। जहाँ मैं बैठा था वहाँ मेरी बगल वाली सीट में एक छोटी बच्ची भी बैठी थी, और वो बस मुझे देखकर मुस्कुराई, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। अब बस चल पड़ी। शहर मुश्किल से 4-5 किलोमीटर ही रहा होगा। मैंने एक बात महसूस की कि ड्राइवर ने एक बार बस चलानी शुरू की, फिर कहीं भी रोकी नहीं, और रफ्तार भी बहुत तेज़ थी। शहर अभी तक आया नहीं था, शायद अभी 1-8 किलोमीटर रह गया था, और ड्राइवर ने बस रोक दी। मुझे इशारे में उतर जाने को कहा। मैंने कहा टिकट के पैसे तो ले लो। उसने ना में सर हिलाया और चल दिया। उस छोटी बच्ची ने मुझसे हाथ हिलाकर बाय बाय भी किया। मैंने भी मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया, लेकिन ये क्या, थोड़ी दूर जाकर बस उस सड़क से नीचे गहरी खाई में जाकर गिरी। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो एक छोटी सी चाय की दुकान नज़र आई, जहाँ चाय वाले के साथ 1-2 लोग और थे। मैंने उन लोगों से कहा कि देखा आप लोगों ने कैसे वो बस खाई में जा गिरी। दुकान वाला बोला लगता है आप नए हैं यहाँ पर। मैंने कहा हाँ। वो बोला इसलिए आपको पता नहीं, शायद यहाँ जो भी नया आता है उस बस की सवारी करने के बाद यही बोलता है। वो बस और उसके यात्री कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। किसी न किसी नई सवारी को वो बस रोज़ यहाँ छोड़ती है और खाई में जाकर गिरती है। ये सिलसिला सालों से जारी है। मैंने मन में सोचा और कहा कि अच्छा, तो वो एक हॉन्टेड बस थी। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको तीनों कहानियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको तीनों में से कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कहानी। तो दोस्तों, मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।